नमस्कार दोस्तों, करेक्ट श्री पॉइंट एंड मोटिवेशन से मैं अजय आपसे बात कर रहा हूँ। आज फिर हम लोग लेके आए हैं आपके लिए बायोलॉजी पार्ट 7। मतलब कि जो हमारी एक सीरीज चल रही है 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जो चल रही है बायोलॉजी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, उसका हम पार्ट 7 लेके आज आपके सामने आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि पार्ट 7 में जो 50 क्वेश्चन है वो कौन से हैं, ये देखते हैं। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो पूछा जा रहा है कि धान का खैरा रोग या लघु पतन रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है। तो धान का जो खैरा रोग होता है ना, वो जस्ते की कमी के कारण होता है, मतलब जिसे आप जिंक कहते हैं। आप देखते होंगे कि धान के खेतों में जब खैरा रोग लग जाता है तो जिंक की बुआई की जाती है, जिससे वो रोग धीरे धीरे सही हो जाता है। तो जिंक की कमी से खैरा रोग होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, फूल गोभी का बीटेल रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है। तो फूल गोभी का जो बीटेल रोग होता है वो मोलिब्डेनम की कमी से होता है, मीन्स एमओ। ऑप्शन भी आपका सही है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, पत्तियों की हरिमहीनता किसकी कमी से होता है। देखिए, हरिमहीनता मतलब जो होता है ना, जो पौधों में जो हरा रंग होता है उसकी हानि होती है, ठीक है। तो वो किस तत्व की कमी के कारण होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें आपका मैग्नीशियम, क्योंकि आप जानते होंगे और नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए कि जो क्लोरोफिल का मेन पार्ट होता है ना, वो मैग्नीशियम होता है। आप देखते होंगे पत्तियों को जलाने पर वो ज़्यादातर नीले लौ में जलते होंगे और मैग्नीशियम भी नीले लौ में ही जलता है। तो जो पत्तियों में हरिमहीनता होता है वो मैग्नीशियम की कमी से होता है, मीन्स थर्ड में ऑप्शन भी आपका सही है। चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसकी प्रक्रिया है। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन, भाई वाष्पोत्सर्जन प्रकाश श्वसन तो होता नहीं, जल हानि हो सकती है। ऑप्शन भी आपका सही है। खाद्य उत्पाद से संबंधित बिल्कुल नहीं है, श्वसन से भी संबंधित नहीं। श्वसन और वाष्पोत्सर्जन दो अलग अलग क्रियाएं हैं, और प्रकाश श्वसन भी अलग क्रिया है। खाद्य उत्पाद तो बिल्कुल है ही नहीं, और जल हानि इसमें होता है। अब वाष्पोत्सर्जन मतलब कि जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जित होना। पौधों के विभिन्न भागों से जल का जब वाष्प के रूप में उत्सर्जन होता है तो इस प्रक्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और खास तौर से ये प्रक्रिया जो होती है ना, वो धूप में होती है। जब धूप बहुत तेज होता है तो जल की ज़्यादा हानि होती है, ये वाष्पोत्सर्जन होता है। तो इसे हम जल हानि कह सकते हैं। पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे बिंदु के रूप में, तो बिंदु के रूप में तो जाहिर सी बात है कि बिंदु स्राव होगा। आप देखते होंगे कभी कभी जल की बूंदें एक बिंदु के रूप में पत्तियों से बाहर निकली हुई दिखाई देती हैं। तो वो कुछ शायद इस तरह से आप देखे होंगे, ऐसे रहती हैं पत्तियां जैसे, है ना। तो यहाँ पे जल की बूंदें निकलती हुई आपको दिखाई देंगी। तो ये जो बूंद होती है ना, इसी को हम बोलते हैं बिंदु स्राव, ठीक है। ये बिंदु स्राव कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, छठे क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन में होता है। तो वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है, अभी मैंने बताया कि वाष्प के रूप में जल का बाहर निकलना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही है। पत्तियों से वाष्प के रूप में पानी बाहर निकलता है। वैसे तो प्लांट के सभी पार्ट से निकलता है, बट ज़्यादातर पत्तियों से निकलता है। तो इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि पत्तियों से वाष्प के रूप में पानी बाहर निकलता है। अभी देखिए ऑप्शन सी में कह रहा है पत्तियों से पानी बूंदों के रूप में। जब बूंदों के रूप में निकलता है तो इससे पहले आपने जैसे जाना कि उसे बिंदु स्राव बोलेंगे, ठीक है। और पत्तियों से कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर निकलेगी तो ये कौन सी क्रिया होगी, ये प्रकाश संश्लेषण, सॉरी, ये श्वसन की क्रिया होगी, ठीक है। तो वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है कि पत्तियों से वाष्प के रूप में पानी बाहर निकलता है। सातवें क्वेश्चन पे चलते हैं। सातवां क्वेश्चन हमारा है, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र, तो वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र को हम पोटोमीटर बोलते हैं। पोटोमीटर। आगे चलते हैं आठवें क्वेश्चन पे। आठवां क्वेश्चन है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है। तो पौधों की जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो पूरे पौधे में होती है। मैंने बताया ना कि प्लांट के सभी पार्ट से होती है। वो अलग की बात है कि पत्ती से कुछ ज़्यादा हो जाती है, ठीक। नवे क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो नवा क्वेश्चन हमारा है, वह दशा जिसमें वाष्पोत्सर्जन अधिक तेजी से होती है। अब ये कंडीशन कौन सी होती है कि जिसमें वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया बहुत तेज होगी। तो देखिए, ये जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जिसमें तेज होगी, ये जो चारों कंडीशन दी गई है। वायु का निम्न वेग, अगर वायु हल्का चल रहा है तो जाहिर सी बात है वहाँ वाष्पोत्सर्जन तेजी से होगा ही नहीं। और बी कह रहा है कि निम्न नमी, मतलब नमी कम हो और ऊंचा तापमान हो। तापमान ऊंचा रहेगा तो जरूर
वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत ही तेजी से होगी। अभी मैंने आपको बताया था ना कि जब तापमान बहुत ज़्यादा रहता है, गर्मी ज़्यादा रहती है, तो उस टाइम वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज़्यादा होती है। जैसे गर्मी ज़्यादा होने से आपकी बॉडी से पसीना ज़्यादा निकलता है, सेम ऐसे ही पत्तियों से या पौधों से वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है। 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं। तो देखिए, जो पत्तियों के मुख्य कार्य होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या होता है, पत्तियां अपना भोजन बनाती हैं, और वाष्पोत्सर्जन अभी आपने जानना ही। आगे चलते हैं 11वें क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन है, पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है होती है। मतलब कि ऐसी क्रियाएं जिनके होने से पौधों का जो तापमान होता है वो कम हो जाता है। तो वाष्पोत्सर्जन, जैसे देखो हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमारे शरीर से पसीना निकलता है, ऐसे ही जो पौधों का टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करने के लिए वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। चलिए 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं। किस प्रक्रिया के फलस्वरूप पौधों में ऑक्सीजन का निकास एक कार्बन डाइऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है, एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है। तो यहाँ पे 12वें क्वेश्चन में आपका है ए सही है। प्रकाश संश्लेषण ही एक ऐसी क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन बाहर निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड पौधों द्वारा अवशोषित किया जाता है। ठीक, 13वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है। देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है घुमा फिरा के। तो बाहर क्या निकलता है भैया, ऑक्सीजन ही बाहर निकलता है, अभी आपको बताया गया। चलिए 14वें क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण जो होता है वो कि सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन, मतलब कि क्लोरोफिल एक्साइटेड स्टेट में आता है। ठीक है, तो वो एक्साइटेड स्टेट में आता है, ये पहला चरण होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का। मतलब जब वो एक्टिव नहीं होगा तब तक फिर कैसे प्रकाश संश्लेषण होगा, जब वो एक्टिव होगा तो फिर धीरे धीरे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू होगी। 15वें क्वेश्चन की बात करें, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है, किस रंग में सबसे कम होती है, तो बैगनी रंग में। बैगनी रंग में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है या प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है वो सबसे कम होती है। 16वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 16वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में कौन है। तो भैया जो प्रकाश संश्लेषण अभी आपने जाना है क्लोरोफिल की उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल, हरे रंग का पदार्थ क्लोरोफिल ही होता है जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। अब देखो यहाँ पे पौधे एवं पेड़ का खाना बनाने, भोजन बनाने की प्रक्रिया, तो भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और ये प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे इंग्लिश वर्ड दे दिया है ना इसका, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मीन्स ऑप्शन भी आपका सही है। 18वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 18वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्लोरोफिल में कौन सा पोरफिरिन होता है। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, अभी मैंने आपको बताया ना मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। ये पोरफिरिन यहाँ पे मिस हो गया, इसको तत्व होना चाहिए। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व होता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक, 19 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है। तो सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप जो चलता है वो प्रकाश के लाल व नीले रंग के क्षेत्र में चलता है। मतलब कि जहाँ प्रकाश का लाल एवं नीला रंग का क्षेत्र होगा वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण का जो प्रक्रिया होगी प्रकाश संश्लेषण की वो बहुत ही तीव्र होगी और बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ होगी। 20वें क्वेश्चन में प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद पूछा गया है। तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद मतलब जो प्रोडक्ट, जो भोज्य पदार्थ बनता है वो कार्बोहाइड्रेट बनता है। प्रकाश संश्लेषण के अंतिम उत्पाद की अगर बात की जाए तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक, आगे चलते हैं 21 नंबर के क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है। पर्णहरित मतलब वही क्लोरोफिल कह सकते हैं। तो क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश का अवशोषण करता है। ये क्या होता है कि प्रकाश का अवशोषण करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, उत्तेजित हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, 22वें क्वेश्चन की बात करें। 22वां कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं। देखो प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया होती है ना तो उसमें जो वो अवशोषित करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं
पौधे उसे ग्रहण करते हैं, और पौधे जो उस प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो हम लोग ग्रहण करते हैं। तो अगर कोई भी आपसे पूछे प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं, तो हम कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। चलिए 23वें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 23वां नंबर का क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है। अब बताइए, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है, सूर्य का प्रकाश नहीं, जल नहीं। देखो, सूर्य का प्रकाश जरूरी है, जल भी जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, केवल ऑक्सीजन नहीं जरूरी है, क्योंकि आप देखते हैं कि ऑक्सीजन बाहर निकालता है पौधा। बाहर क्यों निकाल रहा है? क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं है। हम घर में से कोई भी चीज़ कचरे को बाहर क्यों फेंकते हैं? क्योंकि हमको उसकी ज़रूरत नहीं है, हमको कचरे की क्या ज़रूरत है भाई। तो ऐसे ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे भी ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि उस टाइम उनको उसकी ज़रूरत नहीं रहती है। आगे 24 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का नाम। तो प्रकाश संश्लेषण, अभी देखो ऑक्सीजन पे ही चर्चा कर रहे हैं और ऑक्सीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण के समय जो गैस निकलती है वो ऑक्सीजन होती है, क्योंकि आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वो अवशोषित करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली जो गैस है उसका नाम है ऑक्सीजन। आगे चलते हैं 25 नंबर के क्वेश्चन पे। 25 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है वह आती है। आप देखो, जो ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होती है भाई, जिसको वो बाहर निकालते हैं, वो आती कहाँ से है? ये मतलब कि समझ लो कि बहुत ही डीप क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी कह सकते हैं। तो वो जल से आती है, मतलब जल में ऑक्सीजन घुली रहती है ना। आप जानते हैं कि जल का जो फार्मूला होता है वो H2O होता है, तो यही तो है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है वो कहाँ से आती है? आपका जल से आती है। 26वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन हमारा कह रहा है प्रकाश संश्लेषण होता है कहाँ? होता है प्रकाश संश्लेषण? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक, आप जानते होंगे। क्लोरोप्लास्ट में होता है प्रकाश संश्लेषण। आगे चलते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक। तो प्रथम स्थिर यौगिक जो होता है वो ग्लूकोज होता है। ठीक, इसके बाद चलते हैं 28 नंबर के क्वेश्चन पे। 28 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ऐसी जैविक क्रिया जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है, वो कहलाती है। तो क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। मतलब श्वसन के दौरान क्या होता है कि शर्करा मतलब शुगर और फैट का ऑक्सीडाइजेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। मतलब कि शुगर और फैट का जब ऑक्सीकरण होने के बाद ऊर्जा मुक्त होती है तो इस प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन यही कह रहा है, बड़ा ध्यान से थोड़ा सा देखिए। कह रहा है ऐसी जैविक क्रिया जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है, मतलब कि शुगर और फैट का ऑक्सीडेशन होता है और ऊर्जा मुक्त होती है, मतलब ऊर्जा का निर्माण होता है, तो वो प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। 29 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। श्वसन मापक यंत्र। देखिए, अभी तक आपने क्या देखा था? वाष्पोत्सर्जन मापक यंत्र, जिसे पोटोमीटर कहा जाता है। तो पोटोमीटर तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं करेक्ट हो सकता है। हम श्वसन मापक यंत्र की बात करेंगे तो श्वसन मापक यंत्र को हम रेस्पिरोमीटर बोलते हैं, क्योंकि श्वसन को इंग्लिश में हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो रेस्पिरेशन मीन्स श्वसन होता है, तो जिस यंत्र से वो मापा जाता है उसे हम रेस्पिरोमीटर बोलते हैं। चलिए 30 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखिए श्वसन के अंतर्गत मुक्त होती है, क्योंकि श्वसन ही ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। पौधे भी सेम यही करते हैं श्वसन में। ऐसा नहीं है कि पौधे कुछ दूसरा करते हैं। आप सोचो कि वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऐसा नहीं है। जैसा इंसान श्वसन करते हैं वैसे ही पौधे भी करते हैं, तो इसके लिए आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 31 नंबर का क्वेश्चन है, ATP से क्या तात्पर्य है? तो ATP का फुल फॉर्म यहाँ पूछ रहा है।
तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और अगर एडीपी का पूछा जाए तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डी फॉर डाई टी फॉर ट्राई हो जाएगा। ठीक है, तो एटीपी का फुल फॉर्म या एटीपी से तात्पर्य एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 32 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं अनाक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद होता है। तो अनाक्सी श्वसन में एथिल अल्कोहल, ये फर्मेंटेशन का भी प्रोसेस इसे हम कह सकते हैं, या अनाक्सी श्वसन। देखिए श्वसन दो प्रकार का होता है, आक्सी और अनाक्सी श्वसन होता है। ठीक है, तो अनाक्सी श्वसन में जो होता है वो एथिल अल्कोहल अंतिम उत्पाद के रूप में बनता है। 33 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। तो श्वसन का केंद्र कोशिका के भीतर मतलब किस कोशिकांग में होता है? तो माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया को श्वसन का केंद्र कहा जाता है। कोशिका के भीतर की बात कर रहे हैं। कोशिका के भीतर जो सेल ऑर्गेनल्स होता है माइटोकांड्रिया कोशिका में, वो जो होता है श्वसन का केंद्र होता है, मतलब कोशिकीय श्वसन का केंद्र होता है। ठीक, वहाँ से कोशिका केंद्र होने वाली श्वसन की सारी प्रक्रियाएं संपन्न की जाती हैं। आगे चलते हैं। 34 नंबर के क्वेश्चन पे पूछ रहा है 2,4-D क्या है? तो 2,4-D जो है वो एक खरपतवारनाशी है, मीन्स ऑप्शन डी आपका सही है। कभी कभी 2,4-D का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड इसका पूरा नाम है। तो 2,4-D एक खरपतवारनाशी है। 35 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इंडोल एस्टिक अम्ल क्या है? तो इंडोल एस्टिक अम्ल को हम IAA कहते हैं, IAA। ये इंडोल एस्टिक अम्ल क्या है भैया? एंजाइम है या कवकनाशी या अमीनो अम्ल है या ऑक्सिन है? तो ये जो होता है ना, ऑक्सिन एक हार्मोन होता है, उसी का एक रूप है। ऑक्सिन एक हार्मोन होता है, उसी का एक रूप है IAA या इंडोल एस्टिक एसिड। 36 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन है ऑक्सिन से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो देखिए कह रहा है कि इसके कारण पौधों में शीर्ष प्रमुखता हो जाती है। ये तो बिल्कुल सही है भाई। शीर्ष पे अगर इनका छिड़काव कर दिया जाए तो जो शीर्ष वाला पार्ट होता है वो ज़्यादा विकसित होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और उसके जो साइड साइड के ब्रांचेस, जैसे ये शीर्ष वाला पार्ट है ना, तो ये ज़्यादा डेवलप होगा, और जो साइड साइड वाले हैं वो कम डेवलप होंगे। सेकेंड पॉइंट है यह पत्तियों का विलगन रोकता है। सही बात है, पत्तियों को गिरने से रोकने का काम करता है। तीसरा, यह खरपतवार को नष्ट कर देता है। ये भी सही है। तो इसका मतलब क्या कि चौथा ऑप्शन सही है, ये सभी सही हैं। ठीक है, मतलब कि 36वें क्वेश्चन में आपका ऑप्शन डी सही है, ये सभी सही है। मतलब कि ऑक्सिन जो संबंध रखता है वो शीर्ष प्रमुखता से, पत्तियों के विलगन से और खरपतवारों को नष्ट करने से संबंध रखता है। 37 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त होते हैं? तो अनिषेक फल जो प्राप्त होगा वो ऑक्सिन के छिड़काव से प्राप्त होगा, ऑक्सिन के छिड़काव से। अनिषेक फल जब प्राप्त होगा तो वो बीज रहित फल होगा। ठीक, आगे चलते हैं 38 नंबर के क्वेश्चन पे। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन, तो देखो ये साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन, साइटो मीन्स कोशिका होता है, क्योंकि कोशिका का अध्ययन जो किया जाता है वो साइटोलॉजी में किया जाता है। साइटोलॉजी मतलब कोशिका विज्ञान। तो साइटोकाइनिन क्या करेगा कि कोशिका विभाजन में मदद करेगा। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। 39 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? तो एथिलीन। एथिलीन एक ऐसा हार्मोन है जो प्राकृतिक रूप में पाया जाता है और फल पकाने के काम आता है। ये गैसीय रूप में भी विद्यमान रहता है। अब जैसे जो फल आप बताओ पेड़ में पक जाते हैं ना, तो उसमें भी तो यही हार्मोन काम करता है, तो प्राकृतिक रूप में भी पाया जाता है। 40 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है प्रकाशानुवृत्ति संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मतलब कि प्रकाश की तरफ जो पौधों को देखते होंगे आपकी, जिधर जिस साइड से प्रकाश आता है उस साइड वो ज़्यादा वृद्धि करते हैं, उस साइड वो बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो ऑक्सिन के द्वारा ही नियंत्रित की जाती है। ऑक्सिन हार्मोन है ना, शीर्ष प्रमुखता को स्थान देता है। अभी आपने पढ़ा शीर्ष प्रमुखता, पत्तियों का विलगन और खरपतवारनाशी के रूप में यूज किया जाता है। तो शीर्ष प्रमुखता इसके जो होता है इसी की वजह से होता है, तो यही नियंत्रित करेगा उसको।
41 नंबर पे है आपका पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं? तो जिब्रेलिन जो होता है एक फंगस होता है, एक कवक होता है, उससे निकाला जाता है। जिब्रेला फ्यूजिकुराई, ठीक है? एक फंगस होता है, उसी से जिब्रेलिन नामक ये जो प्लांट हार्मोन है वो मिलता है, प्राप्त होता है। 42 नंबर पे चलते हैं, निम्न में से कौन एक खरपतवारनाशक है? तो अभी आपने पढ़ा 24D, यहाँ पे वी गलत हो गया है, ये वी नहीं रहेगा। 24D है एक खरपतवारनाशक। 43 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक खरपतवारनाशक? देखो फिर वही क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है, तो 24D ही रहेगा। फिर 44 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं, पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा? देखो कौन सा ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने पौधों की वृद्धि को मापा कि पौधे एक दिन में 24 घंटे में, 1 घंटे में, 1 मिनट में कितनी वृद्धि करते हैं, मतलब समय अनुसार उनकी वृद्धि को मापा। तो उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो वो वैज्ञानिक थे आपके सीवी रमन। सर सीवी रमन ने सबसे पहले पौधों की वृद्धि का अनुमापन किया और वो एक भारतीय वैज्ञानिक थे। भारतीय वैज्ञानिक तो लगभग इसमें जितने भी नाम हैं सभी भारतीय वैज्ञानिक हैं, ठीक। 45 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? तो सबसे ज़्यादा जो जल की आवश्यकता होती है ना, वो यूकेलिप्टस को होती है। जैसे आप देखते होंगे लोग खेतों में यूकेलिप्टस लगा देते हैं, तो बगल वाला जिसका खेत रहता है वो भी बेकार हो जाता है, क्योंकि वो नमी ज़्यादा अवशोषित करता है और वहाँ से भी नमी अवशोषित कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ऑक्सेनोमीटर वृद्धि मापने में, देखो ऑक्सीन है ना, तो ऑक्सीन वृद्धि कारक हार्मोन है, तो वृद्धि मापने में ऑक्सेनोमीटर, ठीक। आगे है 47 नंबर का क्वेश्चन, पौधों में वृद्धि होती है तो पौधों में जीवन पर्यंत वृद्धि होती है, मतलब इनका कोई निश्चित टाइम नहीं है कितने टाइम के बाद वृद्धि रुक जाएगी। आप देखते होंगे बहुत लंबे लंबे पौधे आपको देखने को मिलेंगे और कभी भी इनकी वृद्धि रुकती नहीं है, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलती रहती है इनकी वृद्धि। इंसान में तो रुक जाती है, जानवरों में रुक जाती है, लेकिन पौधों में निरंतर चलती रहती है, जीवन पर्यंत चलती रहती है। आगे समय और आकार के संदर्भ में होने वाली वृद्धि को ग्राफ पर अंकित करने के लिए एस के आकार का वक्र बनता है, जिसे कहते हैं, देखो जो एस के आकार का वक्र बनेगा, मतलब कि अभी जैसे ग्राफ बनाया जाए ना, तो कुछ ग्राफ इस तरह से बनेगा, तो ये जो ग्राफ बनेगा इसको हम सिग्मायड वक्र बोलते हैं, एस के आकार का, ठीक, एस फॉर सिग्मायड। 49 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 49 नंबर कह रहा है पौधों की लंबाई के लिए आवश्यक नहीं है, क्या आवश्यक नहीं है? सोडियम। सोडियम आवश्यक नहीं है, बाकी सबकी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन सोडियम की जरूरत लंबाई में बिल्कुल नहीं पड़ेगी पौधों को। 50 नंबर का क्वेश्चन है आपका, पौधों की वृद्धि गतियां जो प्रकाश उद्दीपन के कारण होती हैं उन्हें कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं हम हेलियोट्रोपिज्म, मीन्स ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आपका पार्ट 7 का 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हुए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा पार्ट 8 से रिलेटेड रहेगा। तब तक के लिए थैंक